हिंदी साहित्य की बात करें तो कुछ नाम ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ कहानियां नहीं लिखी बल्कि एक पूरे युग की, एक पूरी पीढ़ी की सच्चाई को कागज पर उतार दिया। और आज हम बात करेंगे ऐसे ही एक कलम के सिपाही की, मुंशी प्रेमचंद। एक ऐसा नाम जिन्होंने समाज को वो आईना दिखाया जिसमें समाज खुद अपना चेहरा देखने से डरता था। सुनिए, ये धर्म का मुख्य स्तंभ भय है। सिर्फ एक लाइन है ना? लेकिन इस एक लाइन में ही प्रेमचंद की पूरी सोच, उनकी बेबाकी और समाज की नब्ज पकड़ने की उनकी जो काबिलियत थी वो साफ झलकती है। और ये कोई हवा में कही गई बात नहीं थी, ये उनके पूरे लेखन का, उनकी पूरी फिलॉसफी का आधार था। तो कौन थे मुंशी प्रेमचंद? 1880 से 1936 तक। इस दौरान उन्होंने हिंदी साहित्य पर इतनी गहरी छाप छोड़ी कि लोग उन्हें उपन्यास सम्राट कहने लगे। सोचिए, दी एम्परर ऑफ नॉवेल्स। और इतना ही नहीं, हिंदी कहानी का पितामह भी। ये सिर्फ टाइटल नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि उन्होंने कहानी कहने के पूरे अंदाज को ही बदल कर रख दिया था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या था उनके लिखने के अंदाज में कि वो इतना क्रांतिकारी, इतना रेवोल्यूशनरी बन गया? इसका जवाब छुपा है उनकी एक खास साहित्यिक फिलॉसफी में। एक ऐसा आइडिया जिसने हिंदी कहानी की धारा ही मोड़ दी। उनके लिखने की पूरी जान, कह सकते हैं, एक शब्द में समाई है: आदर्शोन्मुख यथार्थवाद। थोड़ा मुश्किल लग रहा है ना? पर यह कॉन्सेप्ट उन्होंने ही बनाया था। इसका मतलब बड़ा सिंपल है। वो सिर्फ समाज की कड़वी हकीकत, उसकी जो बदसूरत सच्चाई थी, उसे ही नहीं दिखाते थे। नहीं, वो उसी अंधेरे में एक उम्मीद की किरण भी दिखाते थे, एक रास्ता भी सुझाते थे। इसे ऐसे समझते हैं, एक तरफ है यथार्थवाद, मतलब रियलिज्म, समाज की असलियत, गरीबी, जातिवाद, भ्रष्टाचार, जो कुछ भी बुरा था वो सब कुछ बेझिझक सामने रख दिया। और फिर दूसरी तरफ है आदर्शवाद, मतलब आइडियलिज्म, जहां वो कहते थे कि हल मौजूद है, और वो हल है इंसानियत, ईमानदारी और प्यार में। और यही बैलेंस, रियलिज्म और आइडियलिज्म का यही कमाल का संगम था जिसने उनकी कहानियों को हमेशा के लिए अमर बना दिया। अब देखिए, इस फिलॉसफी को सिर्फ बातों से समझना थोड़ा मुश्किल है। इसे असल में महसूस करना है तो हमें चलना होगा उनकी कहानियों की दुनिया में, क्योंकि वो सिर्फ कहानियां नहीं हैं, वो तो उनके विचारों की जीती जागती तस्वीरें हैं। वैसे तो प्रेमचंद ने कई बड़े उपन्यास लिखे, पर उनकी कहानियों का खजाना भी कमाल का है। 26 से भी ज्यादा कहानियां। आज हम उनमें से बस कुछ कहानियों को देखेंगे जो उनकी सोच को, उनके उस आदर्शोन्मुख यथार्थवाद को सबसे बेहतरीन तरीके से हमारे सामने रखती हैं। तो हमारी लिस्ट में पहली कहानी है नमक का दारोगा। कहानी का बैकग्राउंड भी बड़ा दिलचस्प है। ये उस समय की बात है जब अंग्रेजों ने नमक का एक नया डिपार्टमेंट बनाया, और बस उसके बनते ही शुरू हो गया भ्रष्टाचार का एक बिल्कुल नया खेल। कहानी की शुरुआत ही इस लाइन से होती है, समझ रहे हैं? मतलब माहौल ही ऐसा था जहां हर तरफ बेईमानी और घूसखोरी थी, और इसी दुनिया में कहानी का जो हीरो है उसे अपनी ईमानदारी को बचाकर रखना था। एक बहुत बड़ी चुनौती। तो क्लैश क्या है? एक तरफ है अटूट ईमानदारी और दूसरी तरफ है रिश्वत का जबरदस्त लालच। ये एक अकेले इंसान की लड़ाई है, एक ऐसे सिस्टम के खिलाफ जो ऊपर से नीचे तक सड़ चुका था। और यहीं हमें प्रेमचंद का वो फॉर्मूला साफ साफ दिखता है: भ्रष्टाचार का यथार्थ और उसके सामने खड़ी ईमानदारी का आदर्श। चलिए, अब आते हैं दूसरी कहानी पर। नाम है ठाकुर का कुआं। और ये कहानी जाति व्यवस्था की जो क्रूरता है उस पर एक सीधी दिल पर लगने वाली चोट है। ये जो डायलॉग है, ये उस लाचारी, उस बेबसी को दिखाता है जहां पीने के साफ पानी जैसा एक बुनियादी हक भी किसी से छीना जा सकता है। सोचकर देखिए, एक तरफ गले में प्यास है और दूसरी तरफ सड़ा हुआ पानी। ये दोनों चीजें मिलकर उस समाज के सबसे बड़े अन्याय की कहानी कह जाती हैं। मतलब सिर्फ एक घड़ा साफ पानी की जरूरत कैसे पूरे जाति व्यवस्था के घिनौने सच को सामने लाके रख देती है। ये कहानी असल में इंसानियत की इज्जत की लड़ाई है। फिर वही बात, भेदभाव का यथार्थ और उस यथार्थ से लड़ती मानवीय गरिमा का आदर्श। अच्छा, अब एक बिल्कुल अलग दुनिया में चलते हैं। कहानी है ईदगाह। ये कहानी है बचपन की मासूमियत की, त्याग की। और ये एक ऐसी कहानी है जो शायद हर किसी के दिल को छू जाती है। कहानी की शुरुआत ईद की एक बहुत ही खूबसूरत सुबह से होती है। त्योहार की पूरी रौनक है, लेकिन यही खुशी, यही चमक दमक कहानी के हीरो हामिद की गरीबी को और भी ज्यादा चुभने वाला बना देती है। और इसी कॉन्ट्रास्ट की वजह से कहानी का असर और भी गहरा हो जाता है। पूरी कहानी का जो दिल है वो इस एक बात में है।
एक छोटा सा बच्चा अपनी दादी के लिए इतना निस्वार्थ प्रेम दिखाता है, ऐसा त्याग करता है कि वो अपनी उम्र से कहीं कहीं ज्यादा बड़ा और समझदार लगने लगता है। और फिर से देखिए, गरीबी का यथार्थ और उस यथार्थ को हराते हुए निस्वार्थ प्रेम का आदर्श। तो इन कहानियों को देखकर सवाल उठता है कि आज इतने सालों बाद भी प्रेमचंद इतने रेलेवेंट क्यों हैं? क्या वजह है कि उनकी कहानियां आज भी हमारे दिलों को झकझोर कर रख देती हैं? उनकी लेगेसी आज भी जिंदा है क्योंकि उन्होंने आम आदमी को, गांव के किसान मजदूर को कहानी का हीरो बनाया। उन्होंने अपनी कलम को तलवार बनाकर समाज की बुराइयों पर सीधा वार किया, और सबसे बढ़कर उन्होंने ये साबित कर दिया कि लिटरेचर सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं है, ये सोशल चेंज का, सामाजिक बदलाव का एक बहुत ताकतवर हथियार हो सकता है। अपने एक बहुत ही फेमस निबंध में उन्होंने एक सवाल पूछा था, जीवन में साहित्य का स्थान क्या है, लिटरेचर की हमारी जिंदगी में क्या जगह है। और यही सवाल हमें हमारे आज के सफर के आखिरी और शायद सबसे जरूरी मोड़ पर ले आता है। तो अगर प्रेमचंद का मकसद उन आवाज़ों को मंच देना था जिन्हें दबा दिया गया था, तो आज ये सवाल हम सब के लिए है। हमारे आज के दौर में, हमारे समाज में वो कौन सी कहानियां हैं, वो कौन सी आवाज़ें हैं जिन्हें हम और आप सुनने से चूक रहे हैं, या शायद सुनना ही नहीं चाहते।